नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है हमारा 19वीं शताब्दी में जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन हुए थे उनका उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। तो जो 19वीं शताब्दी जो भारत में विविध क्षेत्रों में जो अवधि रही है वो पुनर्जागरण की अवधि रही है। इस शताब्दी में जिन भारतीय महापुरुषों ने सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर अपने विचार रखे, वे इस बात से चिंतित थे कि जो भारत का जो धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो बुराइयां हैं और जो कमियां आ गई हैं, उनके सुधार के बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इन महापुरुषों ने यह अनुमान किया कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनका मुख्य कारण ही देश की राजनीतिक दास्ता है। इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना व्यापक प्रभाव डाला और राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद जी के रामकृष्ण मिशन और आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो विचार थे, कार्यकलाप थे, इन्होंने भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के द्वारा भारतीय समाज के और धर्म को सही दिशा प्रदान करने का एक कार्य किया। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं जो ये महानुभाव थे, इनका उत्तराखंड में आगमन होता है और किस प्रकार से उत्तराखंड में इनकी कार्यशैली रहती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, आचार्य केशव चंद्र सैन जी। ये 20वीं शताब्दी के ही आरंभ में अल्मोड़ा आए थे और ब्रह्म समाज की जो शिक्षाएं थी इनका उत्तराखंड पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो ब्रह्म समाज की शिक्षाओं के अनुकूल नहीं थी। बात करते हैं आगे दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम 1855 में, और कहीं पे 54 भी लिखा हुआ है, तो आप 1854 या 55 आपको याद रखना है। तो 1854 और 55 में जो दयानंद सरस्वती जी थे ये सर्वप्रथम उत्तराखंड में आए थे। और उत्तराखंड में जब ये आए तो इन्हें रामनगर के पास ढिकुली नामक स्थान है, यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्हीं की स्मृति में, महर्षि जी की स्मृति में, एक यहाँ पर ऋषि ताल भी है। और ये ऋषि ताल की जो क्षेत्र है ये काशीपुर में है। ठीक है, तो ये ऋषि ताल हो जाएगा आपके काशीपुर में। बात करेंगे तो आर्य समाज का जो था उत्तराखंड पे सर्वाधिक प्रभाव रहा, इसका प्रमुख कारण था कि जो आर्य समाज है केवल शिक्षित वर्ग तक न ही सीमित रह करके ये जनसाधारण में भी यह लोकप्रिय रहा। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है कि जो भारत में जितने भी अन्य सुधार संस्थाएं थी वे अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी सभ्यता का ही अनुकरण करके अपने आंदोलनों को उन्हीं के वातावरण में विकसित कर रही थी, जबकि आर्य समाज ने अपने जो आंदोलनों का प्रचार प्रसार किया उसका जो उनकी भाषा थी वो हिंदी थी, और अधिकांश जो भारतीय थे वो हिंदी भाषी हुआ करते थे। इसलिए उत्तर भारत में जो भारत ये आर्य समाज का जो है अत्यधिक प्रभाव भी पड़ा और उत्तर भारत में ही सर्वाधिक हिंदी भी बोली जाती थी। इसी क्रम में जो अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के जितने भी आंदोलन हुए, इन सभी आंदोलनों में आर्य समाज ने अपना योगदान दिया था। हमारे उत्तराखंड के समाज में जो बाल विवाह था, अनमेल बहु विवाह था, दास दासियों का विक्रय होता था, डोला पालकियाँ जो था, कन्या विक्रय, वधु मूल्य, पशु बलि, भूत प्रेत, जादू टोना, छुआछूत आदि के जो बुराइयां हमारे समाज में थी, आदि के विरोध में आर्य समाज ने उक्त धार्मिक सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जो है
कुमाऊं प्रदेश में इनको जोरदार आंदोलन का चला। 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और उत्तराखंड में जो ये 1874 में नारायण सिंह के द्वारा नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना हुई थी और इसी सत्य धर्म प्रकाशनी सभा का जो विलय है 1875 में आर्य समाज से कर दिया गया। 1897 में जो दयानंद सरस्वती थे पुनः दोबारा उत्तराखंड पे आते हैं और इन्होंने हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका को फहराया था। स्वामी जी ने जो उत्तराखंड में जो धर्म परिवर्तन के मामले थे इन सभी मामलों को में कमियां लाई थी, क्योंकि उस टाइम पे ईसाई मिशनरी भी जो थी एक्टिवेट थी और वो अकाल के समय लोगों को रोटियां दे करके या आवाज़ दे करके, शिक्षा दे करके या किसी भी प्रकार से उनकी मदद करके उनको ईसाई धर्म में उनका परिवर्तन करवा रही थी, जिसको रोकने में दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। अल्मोड़ा में ही रोनाल्ड निक्सन थे जो ईसाई मिशनरी थे। वे आर्य समाज से प्रभावित होकर के उन्होंने वैदिक धर्म को अपना लिया था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अल्मोड़ा के किस व्यक्ति ने वैदिक धर्म को अपनाया था, तो नाम हो जाएगा रोनाल्ड निक्सन। इसी प्रकार शिमला की पहाड़ियों पर भी कार्य करने वाले अमेरिकी मिशनरी मिस्टर स्टॉक्स, जिन्हें कि सत्यानंद के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भी आर्य समाज को अपनाया था और यही सत्यानंद जो है आगे उत्तराखंड में भी इनके बहुत से कार्य होते हैं। आगे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे इनको अल्मोड़ा अत्यधिक प्रिय था और अल्मोड़ा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में रामकृष्ण मिशन की शाखाओं की इन्होंने स्थापना की थी और वे जो आश्रम है वे आज भी विद्यमान है और कई विद्वान जो है महात्मा संत अल्मोड़ा आते रहते हैं और कुमाऊं की जनता के जो आध्यात्मिक चिंतन और उनकी बौद्धिक उन्नति में आज भी योगदान वे देते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम उत्तराखंड पे 1890 में आए थे। हालांकि ये उस टाइम पे ये स्वामी विवेकानंद होकर के नरेंद्र दत्त थे, जो कि इनके बचपन का नाम था। सर्वप्रथम 1890 में इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की थी और इनके साथ इनके एक शिष्य अखंडानंद भी इनके साथ नैनीताल आए थे और नैनीताल से ये फिर अल्मोड़ा गए थे। इनके दो शिष्य स्वामी शारदानंद और स्वामी वैकुंठानंद ये दोनों पहले से ही उत्तराखंड पे थे और अपने जो शिष्य है अखंडानंद इनके साथ ये नैनीताल आए और नैनीताल से ये अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा में ही काकड़ी घाट नामक स्थान पर काकड़ी घाट या काकरी घाट नामक स्थान पर इन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रकार गौतम बुद्ध को भी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए काकड़ी घाट को जो है उत्तराखंड का बौद्ध गया कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में ही पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। बहुत ही अधिक समय तक ये यहाँ पर समाधि में लीन हुए और जब ये समाधि से जागे तो इन्होंने कहा, आह गंगाधर, मैं अभी अपने जीवन के महानतम क्षणों में गुजरा हूँ। मैंने जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य का अनुभव किया है। मैंने अत्यंत तुच्छ अणु में विराट विश्व का दर्शन किया है। तो ये इनको ज्ञान की प्राप्ति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। काकड़ी घाट अल्मोड़ा में कसार देवी के पास ये स्थित है, यहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके दूसरी जो यात्रा हुई थी ये 1897 में हुई थी और तब तक जो है स्वामी विवेकानंद जो है वो विवेकानंद बन चुके थे, क्योंकि अमेरिका के शिकागो सम्मेलन के बाद ही इन्हें स्वामी विवेकानंद पुकारा गया था और विश्व भर में इनकी कीर्ति जो है स्थापित हो चुकी थी। तो 1897 में जब ये दूसरी बार अल्मोड़ा आते हैं तो इस यात्रा में ये काठगोदाम, हल्द्वानी और अल्मोड़ा आदि स्थानों पर ये जाते हैं, जहाँ पे इनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत होता है।
सभी महिलाएं जो कि पुष्पों से उनका स्वागत करती हैं। और बद्री शाह जी के घर के सामने वाले एक सड़क है, यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया था और उस रात जो है अल्मोड़ा में एक बड़े धूमधाम से एक आयोजन किया गया था। ये नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, बद्री शाह। तो बद्री शाह जी के घर के सामने पे ये एक आयोजन किया गया था, उस रोड पे जहाँ पे पंडाल लगा था, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के भाषण वगैरह भी हुए थे। इस दूसरी यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी के साथ इस यात्रा में जे जे गुडविन जे जे गुडविन आए थे और साथ में ही एक अंग्रेज दंपति थी, कैप्टन सोफियर और उनकी धर्मपत्नी सेवियर। इसको नाम को आप याद रखिए, आगे भी ये अद्वैत आश्रम अभी बात करेंगे इस बारे में। तो इस यात्रा में जे जे गुडविन और एक अंग्रेज दंपति कैप्टन सेवियर और उनकी धर्मपत्नी आई थी। इस यात्रा में 1897 की दूसरी जो यात्रा थी, इस यात्रा में कसार देवी की एक प्राचीन गुफा में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के परम लक्ष्य परमानुभूति की प्राप्ति के लिए यहाँ पर इन्होंने एक उग्र साधना यहाँ पर की थी। स्वामी विवेकानंद की तीसरी यात्रा जो होती है 1898 में, तत्कालीन इसके ही अगले साल बाद, जो उस टाइम पे तत्कालीन कमिश्नर थे ओखले साहब, तो ओखले साहब के समय ये यात्रा होती है। और इस यात्रा में उनके साथ जो थी इंग्लैंड की मार्गरेट नोवेल, जिनको भगनी निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, ये इस यात्रा में इनके साथ आई थी। इसके बाद बात करते हैं और थियोसोफिकल सोसाइटी की जो एनी बेसेंट थी, इनसे भी स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात हुई थी। और भगनी निवेदिता और इनके साथ ये सभी लोग जो थे ओकले हाउस में रुके थे। और इसके बाद इन लोगों के रुकने के बाद इसका नाम निवेदिता हाउस पड़ा और आज भी इसे निवेदिता हाउस के नाम से ही जाना जाता है। बाद में आगे बात करते हैं 1898 में स्वामी विवेकानंद ने मद्रास से प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रबुद्ध भारत को अल्मोड़ा से इसे प्रकाशित किया था। और 1899 में इसका जो प्रकाशन था वो अद्वैत आश्रम चंपावत के से किया जाता था इस पुस्तिका का। और ये मायावती आश्रम में ये संपादित होती थी और इसके लिए सेवियर और स्वरूपानंद महाराज जी ने इस क्षेत्र का चुनाव किया था। और 1899 से आप याद रखिएगा कि अद्वैत आश्रम का जो प्रकाशन था ये चंपावत से किया जाने लगा। प्रबुद्ध भारत का जो प्रकाशन था ये अद्वैत आश्रम चंपावत से किया जाने लगा। और अद्वैत आश्रम जो है इसके बारे में जो सुझाया था ये सेवियर और स्वामी स्वरूपानंद ने इसका सुझाव किया था। इस पत्रिका के प्रथम संपादक भी स्वरूपानंद जी थे और जबकि जो व्यवस्थापक थे ये सेवियर थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनके बारे में बात करी थी, ये सेवियर इनके इस पत्रिका के व्यवस्थापक हो जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1898 में इसको अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाने लगा और इसके बाद 1899 में इसे अद्वैत आश्रम चंपावत से इसे प्रकाशित किया जाने लगा। इसके बाद अंतिम यात्रा जो इनकी हुई थी ये 1901 की हुई थी। और 1916 में अल्मोड़ा में एक तुरायानंद महाराज जी ने रामकृष्ण कुटीर की एक स्थापना की थी, जो कि एक आश्रम है जिसे कि रामकृष्ण कुटीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और आप सभी को मालूम ही होगा रामकृष्ण जी जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।